हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी जो 90s किड की फेवरेट गाड़ी रही है। दैट इज़ होंडा सिविक 2008 मॉडल। और दिस कार इज़ ब्रॉट टू मी बाय माय डियर फ्रेंड शिवांश। वेलकम टू द चैनल भाई। Thank you. एक छोटा सा इंट्रो। Hi, my name is Shivansh, and I'm also a car enthusiast like him. So you can take the car. And it's like 2008 manufactured and registered in 2009. 15 years are yet to be completed. So जैसा कि बताया भाई ने कि 2008 प्रोड्यूस 2009 परचेज गाड़ी है। दैट इज़ अ वी मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल हुआ करता था। एंड द की लुक समथिंग लाइक दिस। 2 बटन आते हैं आपके पास, लॉक अनलॉक। और अब एक्सटीरियर हाईलाइट पे चलें, क्या था इस गाड़ी में। ये एक 1.8 लीटर वीटेक इंजन है इसके अंदर, 1800 सीसी 4 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 130 हॉर्स पावर एंड 172 समथिंग एनएम टॉर्क। और नेचुरल एस्पिरेटेड है, कोई उस टाइम टर्बो वर्बो का कोई सीन नहीं होता था। एंड इसकी लेंथ चेकआउट करो आप, तो ये लगभग 4.5 समथिंग मीटर की एग्जैक्ट डायमेंशन में डाल दूंगा। बहुत लंबी है, बहुत लंबी, मतलब आप 1x पे ढंग से फिट भी नहीं आ रही, 0.5x पे ज़्यादा ठीक लग रही है। तो एक्सटीरियर हाईलाइट पे चलें। सी सेगमेंट की गाड़ी थी, ड्राइवर्स शॉफर ड्रिवन थी, मोस्टली लग्जरी गाड़ी में आती थी ये। और स्टार्टिंग करें कुछ यूनिक चीज़ों से, तो इसके वाइपर जो कि कुछ इस तरह से हैं, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा। देन फ्रंट में फॉग लैंप आता है, जेनॉन हेडलैम्प आते हैं, हेलोजन में हैं दोनों। देन 185/65 सेक्शन के 15 इंच व्हील्स और इस तरह का अलॉय डिज़ाइन था। 5 नट बोल्ट्स आते थे इसके अंदर। देन ओवरवीम जो कि उस टाइम में भी ऑटो फोल्डिंग थे। नीचे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है 170, इस तरह की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। देन आए, ये भी एक अपने आप में हाईलाइट है कि मड फ्लैप पे ही अटेंशन टू डिटेल है एक्चुअली, कि मड फ्लैप भी बॉडी कलर आया करते थे। पीछे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको डुअल एग्जॉस्ट। अनलाइक आज की गाड़ियाँ जिनमें वर्किंग नहीं होते, डमी होते हैं आधे से ज़्यादा, ये रियल एग्जॉस्ट हैं टू। तो इस वजह से इसके साउंड में भी एक थोड़ा सा हल्का सा बेस है। सिविक होंडा, ये इसका रियर लुक। अब आए इसके डिक्की पे, ये पुश के लिए आपको फ्यूल टैंक खुलेगा और पुल से आपकी डिक्की खुल जाएगी। 400 लीटर का बूट स्पेस, जैसा कि मैं आगे बताने वाला हूँ। इतना अंधा स्पेस है, आराम से आपके 2-3 डेड बॉडी एक सीएनजी का पूरा पंप मतलब किट आ सकता है, सिलेंडर आ सकता है। और उसके बाद भी आपको अच्छी खासी जगह मिलेगी। आवाज़ बड़ी रॉ है। आपका यहाँ पे फ्यूल लिड आ जाएगी जिसमें 50 लीटर की कैपेसिटी रहेगी। पेट्रोल आपका 50 लीटर्स आ पाएगा। एक्सटीरियर में फ़िलहाल यही है। डिफॉगर आता है, वाइपर किसी भी सेडान में नहीं आता। आप देखोगे तो सेडान में सेंस नहीं बनाता एक्चुअली रियर वाइपर। एंटीना वेंटीना ऐसा कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो इस पर कहीं रूफ टॉप एंटीना वगैरह कुछ नहीं आता, बट मॉडिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है। और इसमें आप शार्क फिन एंटीना लगा सकते हो, इधर आप स्पॉइलर लगा सकते हो। आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप टायर ब्लैकन करवा दो तो एक अलग स्टांस आएगा। एक ये चीज़ देखें कि उस टाइम में इस गाड़ी में रियर डिस्क ब्रेक आता था। रनिंग बोर्ड देखोगे तो ये अपने आप में पहले से ही स्पोर्टी आता है। रेस्ट आपको बॉडी किट फुल अवेलेबल मिल जाती है इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए। अगर बॉडी किट लगा लोगे तो उसके बाद आपको कंधे पे लेके जानी पड़ेगी ये गाड़ी, आप सड़कों पे नहीं चला पाओगे। अब आते हैं इसके इंटीरियर की हाइलाइट्स पे। एंटी थेफ्ट की स्टिकरिंग मिल जाएगी आपको, इमोबिलाइजर आता था जैसे। यहाँ पे बात करें, ऑटो विंडो अप डाउन, देन आपको लॉक अनलॉक के बटन, विंडो लॉक और इलेक्ट्रिक सेटिंग। और उस टाइम में भी आप देखोगे ऑटो फोल्डिंग मिरर आते थे। हाइट एडजस्टेबल मोड है और ये रिक्लाइनिंग के लिए है। साइड में देखेंगे तो सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स आते हैं। कुछ ऐसा उस टाइम में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा और इधर से इसके मोड चेंज करने पे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर और टेम्परेचर आ जाता है। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं। बट ट्विस्ट ये है कि इसके अंदर स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और इंजन टेम्परेचर वाली चीज़ों के लिए अलग दिया है। डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते थे इसको। राइट साइड एज यूजुअल आपका लाइट के कंट्रोल्स, इंडिकेटर के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग का आप देखें तो सिर्फ टिल्ट ही नहीं, आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा।
तो उस टाइम टच स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं थे, सिर्फ आपको सीडी चेंजर मिलता था, 6 कॉम्पैक्ट डिस्क चेंजर, मतलब 6 डिस्क आपके अंदर चली जाएंगी। ऑक्स मिलता है, ऑक्स के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्स का। देन ये आपका पावर आउटलेट हो गया। एसी कंट्रोल्स हो गए। एसी कंट्रोल्स के अंदर आपको सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसके अपर मॉडल में आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता था। ये आपका हज़ार्ड लैम्प के लिए हो गया। अब इंटीरियर के ऐसा कुछ अलग जो है वो सारी चीज़ें ये हैं कि इसका डैशबोर्ड बड़ा लंबा है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप आपकी सिटिंग जैसी भी रहती है, आपको बहुत ऐसा महसूस होगा कि डैशबोर्ड बहुत नीचे है। रेस्ट जो क्वार्टर पैनल्स हैं, ये अटेंशन टू डिटेल है कि वहाँ पे भी डिफॉगर के लिए आपको वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। बस प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि एम पिलर आपको बहुत थिक मिलेगा, तो आपके आराम से इसके पीछे अगर आप टर्न वगैरह ले रहे हो तो एक बाइक वाला आराम से छुप सकता है इसके अंदर। रेस्ट यहाँ पे देखेंगे वैनिटी मिरर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वैनिटी मिरर। ड्राइवर के लिए सेंस नहीं बनाता, बट फिर भी ये देते थे लग्जरी। दूसरा ये कि 2 आपको कैबिन लाइट्स मिल जाएंगी, मैनुअल डिमिंग और मिरर मिल जाएगा। में आपको यहाँ पे चीज़ें कितनी क्लीन मिलेंगी कि ये आपको स्लाइडिंग मिल जाते हैं। स्टोरेज स्पेसेस अच्छा खासा है, यहाँ पे स्टोरेज है, देन यहाँ पे स्टोरेज है, देन ये जो आपको है इसके अंदर अच्छा खासा इतना स्टोरेज स्पेस मिलेगा। और रेस्ट अगर आप देखें तो इसका हैंड ब्रेक बीच वाला जो ये पार्ट है, हैंड ब्रेक बड़ा यूनिक सा है। आपको ऐसे हैंड ब्रेक उस टाइम में तो डेफिनेटली नहीं मिलते, आज भी नहीं मिलते हैं ये वाले तो। और स्कॉर्पियो जैसा कहीं मोटा सा इसका गियर है, स्पोर्टी है। बाकी इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन आते थे इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए आज भी आते हैं। गियर हेड बहुत अलग अलग आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो बटन्स रहते हैं, इनसे आपके 2 कप होल्डर निकल जाते हैं। और कप होल्डर क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये आपके कन्वर्ट कर सकते हो आप इस पूरे स्टोरेज स्पेस को। कुछ कॉइन होल्डर। फ्रंट के लिए इतनी चीज़ें हो गई जिसमें आपको मैंने यूनिक चीज़ें गिनाई। क्लाइमेट कंट्रोल, वहाँ पे डिफॉगर, डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम के लिए अलग, स्पीडोमीटर के लिए अलग, देन ऑटो फोल्डिंग मिरर बैक इन 2008-2009। अब चलते हैं इसके पीछे। पीछे कुछ और ज़्यादा यूनिक चीज़ें। अब मैं आ चुका हूँ पीछे वाली सीट पे, क्योंकि ये गाड़ी हुआ करती थी मोस्टली शॉफर ड्रिवन, और सीट काफ़ी आगे है। ये इमेजिन कर लो कि आपका ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अदरवाइज़ आप यहाँ देखोगे अंडर थाई सपोर्ट बहुत सही है। लेग स्पेस चलो ठीक है, मान लेते हैं काफ़ी आगे, बट हाँ इतना तो है ही है आपके पास। और दूसरी चीज़ ये कि हेडरूम में ज़रूर आपको थोड़ी सी कमी महसूस होगी। मेरी हाइट रेफरेंस के लिए 6 फीट है और हेडरूम मेरे लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब अंदर के पीछे की लग्जरी की बात करी जाए तो पीछे आपको रीडिंग लैंप्स मिलते थे, सेंटर में लाइट मिलती थी, वहाँ पे 2 लाइट मिलती थी, यहाँ पे रीडिंग लैंप इंडिविजुअल मिलता था। जैसा कि मैं आज आगे वाले पार्ट में दिखाना भूल गया, यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको ये फैब्रिक मिल जाता था। इधर भी ये वैसा कवरिंग थी फैब्रिक की, रेस्ट आपको ये सारा हार्ड प्लास्टिक। नहीं, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है, ये भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट टच है। देन आप आगे वाले पार्ट पे देखोगे तो सिमिलरली उसके डिज़ाइन वैसे ही हैं। गेट के 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। देन यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं। स्पीकर का कितने वाला सेटअप है मैं बता दूंगा। और सबसे लग्जरियस चीज़ जो है वो ये है, ये आपने हैंडरेस्ट निकाला, देन ये यहाँ से आपका पीछे जो भी पैसेंजर बैठे हैं वो यहाँ से आपका म्यूज़िक सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जैसे मैं वॉल्यूम करूँ, क्या बात है, तो इसी के वक्त का गाना बज गया। सॉरी, ये तो ज़्यादा इतनी पुरानी नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, इतना सा कभी होल है, कोई कप होल्डर वगैरह नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते थे। तो ये कहानी रही है कुछ सिविक की आगे पीछे से। और अगर ये वाइड एंगल में है, अभी आप देख सकते हो, मतलब लग्जरी आप ऐसा देखोगे 2008-2009 में ये चीज़ें ऑफर कर रही थी होंडा। आज के टाइम में आप देखोगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी हैं। और आफ्टर मार्केट है भाई, ये होंडा ऑफर नहीं करता था ऐसा कुछ तुम सोचो कि अरे ये टावल्स भी देते थे, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लग्जरी। और ये अभी यहाँ की चीज़ें रही हैं इनसाइड। और अब हम करेंगे एक ड्राइव रिव्यू इसका, और ड्राइव करते हुए बात करेंगे सेकंड पार्ट में। वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम करने जा रहे हैं इसका ड्राइव रिव्यू। और इट इज़ बट ऑब्वियस कि हम ओनर के साथ ही हैं। और
एकदम क्वाइट है। एनवीएच लेवल आप देख सकते हो, एक 1800 सीसी के हिसाब से एक गाड़ी का आपको कितने कम एनवीएच लेवल्स हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। लो एंड खराब है क्योंकि पेट्रोल है और एक हेवी इंजन होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 2008 के हिसाब से आप देखोगे तो इसमें डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आते थे। पहले हम कॉर्नरिंग कर लेते हैं एक बार, अगर अंकल लेफ्ट ना मुड़े तो। सुपर स्टेबल है जैसा सेडान का नेचर रहता है। और दूसरी चीज 4.5 मीटर की गाड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी प्लांटेड है, बहुत चिपक के चलने वाली गाड़ी है। क्योंकि आगे भीड़ हो रही है, वापस से एक बार यू टर्न मारेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसका इनिशियल पुल एक बार दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये गाड़ी एक बारी में घूम नहीं पाती। आप बस चलाते हो तो आप बहुत आराम से घुमा सकते हो इसको, लेकिन ओ यार रोड प्रेजेंस तो देखो ऐसा है कि स्विफ्ट वाले भैया पहले रुक गए। सेकंड गियर है। अभी मैंने 3000 आरपीएम तक खींचा है इसको। 6800 आरपीएम तक मान के चलें तो रेड लाइनिंग होती है इसकी। और ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे क्योंकि इसके पापा के तेल के कुएं नहीं है। अगर होते तो डेफिनेटली लास्ट तक खींचते, बट अगर आप 3000 आरपीएम तक टिन कैन हटे फिर उसके बाद हम निकलते हैं। 3000 आरपीएम है, तीसरा गियर है। साढ़े 3000 आरपीएम तक गई गाड़ी और सॉरी माय बैड, फोर्थ गियर था। 3500 आरपीएम तक गई गाड़ी। 3000 आरपीएम स्टिल बचे हुए हैं, उसके बावजूद गाड़ी आराम से खींचे जा रही है। अच्छा, माइलेज की बात करें तो कितना रिटर्न कर रही है? बाय कंपनी माइलेज का 14.7 आ रहा है। हाँ, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप ढंग से चलाते हो तो यू कैन गेट इट अराउंड 12 और ऑन हाईवे इट कैन गो टू 15 एज वेल। देखो अब जाके इसका वो ग्रंट वो वाला आने लग गया। और अभी भी 4000 आरपीएम, मतलब ऑल द वे 6000 आरपीएम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है भाई। ये मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास हाईवे पे नहीं। अब डेफिनेटली पेट्रोल खत्म हो जाएगा। जो iVTEC जो बोलते हैं VTEC किक्ड इन, वो एक्चुअल में पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ। अब ये थर्ड गियर का पुल है। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि इसको इतना खींचो। मैं पावर आंधी है। दूसरी गाड़ी शिवांश रखता है i20, दैट इज अ डीजल। मतलब एक ड्राइविंग नेचर में क्या डिफरेंसेस हैं? बहुत अजीब कंपैरिजन है, बट स्टिल मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या क्या एक वो वाले लगे तेरे को? यार i20 का इस लाइक कंट्रोल जो है ना वो सारा सारा अपने हाथ में है। हाँ, तो i20 चलाना इस लाइक आँख बंद करके चला सकते हैं अपन। हाँ। और ये गाड़ी ड्राइवर मांगती है कि भाई आपका ड्राइवर होना चाहिए वेल एफिशिएंट, जो इसको इसकी पावर को इनटेक कर सके, संभाल सके। तो ये वाली एक बात मैं कहना चाहूँगा कि i20 में उसमें ये फ़र्क है। नो डाउट इसकी पावर i20 से माइल्स अपार्ट है, बहुत ज़्यादा है। बट इसको चलाने में आपको फोकस रहना है। और जो पीछे बैठेगा ना, जो पैसेंजर है, उसके लिए ये कार लग्जरियस। इस गाड़ी के अंदर अभी देखो पूरी इतनी बड़ी सड़क पे भी साली एक बार भी नहीं मुड़ पा रही है। 90s किड जो भी रहे हैं, मतलब एंथुसियास्ट रहे हैं, जिन लोगों को नॉलेज थी, उन लोगों ने तो मतलब उन लोगों की तो सपनों की गाड़ी रही है ये। बिल्कुल यार, हमने गेम में यूज करी है। नीड फॉर स्पीड में हम ये गाड़ी लेके निकलते थे। ये तो सड़क पे आ जाएंगे लेके। जब मेरा सबसे पहला रिएक्शन जब मेरे को पता चला कि सिविक है, तब मेरा रिएक्शन ऐसा था कि भाई सिविक है कि सिटी है? कंफर्म करो, सिटी बहुत हो सकती है सिविक। और आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखोगे, टीयर 2 तो नहीं बट टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में आप देखोगे तो नहीं मिलती यार ये गाड़ियाँ। आज बीकानेर में आप देखोगे तो गिनती की होंगी, मुश्किल से 5-10 इतनी होंगी मिलेंगी। सिविक डेफिनेटली आपको मेंटेन मिल जाएगी, क्योंकि बात ये है कि शॉफर ड्रिवन भी ऐसे वैसे नहीं, वैसे वाले लोग होते थे कि ड्राइवर एकदम अपनी शक्ल से ज्यादा गाड़ी को चमका है। तो वो वाला सीन रहता था इन गाड़ियों के साथ। कैसे नाचता हुआ चल रहा है ड्राइव रिव्यू में। मैं देखो ज्यादा इसको लंबा नहीं खींच रहा, क्योंकि पहले की एक इंट्रो वीडियो आ गई, एक्सटीरियर इंटीरियर के हाईलाइट आ गए। कुल मिला के बात यह है कि द रियल iVTEC जो बोलते हैं, जैसा सिटी में आए
आप रेफरेंस के लिए आप देख लो, अगर आप एंथुसियास्ट नहीं हो, आपको नहीं पता कि सिविक क्या चीज़ रही है, तो मैं ये बता दूं कि सिटी के एक लेवल ऊपर की हुआ करती थी और एकॉर्ड के एक लेवल नीचे की हुआ करती थी। जो एंथुसियास्ट नहीं उसको एकॉर्ड थोड़ी पता होगी। नहीं, एकॉर्ड हार्डली, सिविक की अपनी सिटी में 4-5 है। वो एकॉर्ड भी Accord एक दो है। बट हाँ ये है कि उस टाइम में इसकी प्राइसिंग जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा कि 14-15 लाख से स्टार्ट होके और मतलब 20 के आसपास तक की इसकी प्राइसिंग रही होगी। और उस टाइम पे बढ़िया वाले रईस जो होते थे वो एकदम वो सारे के सारे अफोर्ड करते थे। आज इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी यार? एक्चुअली सेकंड जनरेशन आई थी इसकी अभी रिसेंट में, वो भी बंद कर दी इन्होंने। सेकंड जनरेशन जो आई थी उसकी प्राइस रही थी इनकी 30 से 35 के आसपास रही थी कुछ, बट वो हाइब्रिड थी, वो एवरेज देती थी अच्छा। वो लोगों ने 21-22 तक भी निकाला है वो, मतलब जो इसका होंडा जो हाइब्रिड यूज कर रहा है ना आज के टाइम में। इस सेगमेंट में जाने के बाद बंदे एवरेज देखते हैं क्या यार? इस उसमें जाने के बाद ये नहीं देखते, बट वो वाली चीज़ है उन्होंने ऐड ऑन कर रखा था। एक उन्होंने कंपटीशन ऐसा वाला दे रखा था। आप उधर देखोगे कैमरी जैसे आती है, कैमरी भी हाइब्रिड आती है। कैमरी चलाने वाला आदमी क्यों देखेगा? वो तो कोरोला को भी मतलब पास करके फिर कैमरी पे गया है, तो वो बंदा एवरेज क्यों देखेगा? बट ठीक है, अगर एवरेज दे रही है तो बहुत बढ़िया। शेयर कंफर्ट, ड्राइविंग प्लेजर, और उसके बाद ये अगर एवरेज मिल जाए तो सोने पे सुहागा। बट इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो एवरेज लेती है। हाँ ये वाली चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई एक रोड पे मतलब इसका एक रोड प्रेजेंस जो है कि भाई हाँ मेरे पास होंडा सिविक होनी चाहिए, मैं इसका डिज़ाइन देख के कि अरे नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो कि भाई यार ये तो सपनों की गाड़ी है और मेरे को चाहिए, और तेल के कोई ऑब्वियसली नहीं है आपके पास, तो ये है कि आप CNG डलवा सकते हो इसमें। और 1.8 लीटर है, बावजूद उसके CNG चल रहा है, कामयाब है। मतलब मैंने पर्सनली सिविक की पहली बार चलाई है, तो मैं उसका CNG का नहीं कह सकता, बट हाँ CNG से गाड़ी अंडर पावर्ड हो जाएगी डेफिनेटली। और अंडर पावर्ड होने के साथ साथ थोड़े से आपको लॉन्ग टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँ, बट इन सब से परे ये हो जाएगा कि जो गाड़ी आपको 10 से 15 का अगर माइलेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको CNG में अराउंड 20 to 22 पर kg दे देगी। और दिल्ली में मोस्टली सिविक आपको ऐसी मिलेंगी। ये तो प्रॉपर प्योर पेट्रोल पे एंथुसियास्ट लोगों के लिए, शौकिया लोगों के लिए भाई वो वाली चीज़ है कि भाई i20 के बाद भी आराम से ये वाली भी पूरी चला रहे हैं, तो मतलब ये शौकिया चीज़ ही है। हाथी पालो मगर झेलने की क्षमता रखो। आपकी जगह होनी चाहिए आपको रखने की। हाँ, हाथी को रखने की। अरे भाई इसको तो सही में रखने की भी जगह चाहिए वैसे। हाँ चाहिए यार। बस ऐसे आप ड्यून बैशिंग नहीं कर सकते। नीचे है, बट रेफरेंस के लिए बता दूं मैं कि 170 मिलीमीटर इतना ही हो गया कि मारुति एक्चुअली लॉन्ग व्हील बेस है, तो लॉन्ग व्हील बेस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें कहाँ आती हैं कि छोटी गाड़ी आराम से निकल जाती है। ये स्क्रैप, अगर आपकी सेडान स्क्रैप नहीं हो रही तो साली वो सेडान नहीं है। सही बात। फिर सेडान का फायदा, फिर तुम गलत सेडान चला रहे हो, फिर तुम कॉम्पैक्ट सेडान चला रहे हो। तो ये चीज़ तो एक होनी ही चाहिए। और दूसरा, जैसा मैं अभी रफ पैच पे लेके आया इसको, स्पीड मैंने 20 रखी है क्योंकि ऑब्वियस है भाई नीचे से मेरा कैमरा भी स्टेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है। यहाँ से लेनी, यहाँ से रोड ही नहीं है ना, आगे से उस साइड नहीं है ना, तो डेफिनेटली मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, तो ये ट्राइपॉड से काम चला रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो ये स्टोन पे मतलब वगैरह नीचे लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बट आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से आपको एक रेफरेंस मिल गया होगा कि इसका सस्पेंशन सेटअप कैसा है। और डेफिनेटली इसका थोड़ा सा हल्का सा स्टिफर साइड पे है। और अगर आप NVH, आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको महसूस होगा नहीं कि गाड़ी चल रही है बड़ी शांति से। मैंने ज़्यादा इसको ऐसा खींच के भगा के वैसा वाला करके नहीं देखा है, बट हाँ आपको एक स्टार्टिंग में बीच वाले पार्ट में आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। यहाँ पे पार्क कर देते हैं। एक आपको रफ आइडिया मिल गया होगा कि गाड़ी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। एंड अगर आप शौकीन हो और आप में इतना है कि आप इसको रख पाओगे, तो डेफिनेटली आप सिविक की तरफ जा सकते हो। बस आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये होने वाली है कि ये मॉडल लगभग अब 14-15 साल वाली एज पे आ चुका है अपनी। हाँ, इस साल इसको 15 हो जाएंगे। देखो ऐसा है, हैप्पी बर्थडे इसका। हैप्पी बर्थडे। तो जैसे 18 साल पे बड़ा मानते हैं, वैसे गाड़ियों को 15 साल पे बड़ा मान लेते हैं। तो ये गाड़ियों के एल्डर है अब। हाँ, गाड़ियों के हिसाब से एल्डर है। अभी आइडलिंग पे है ब्रो, लग ही नहीं रहा ये तो। नहीं, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, अगर आप CNG डलवा लोगे फिर आपको आवाज़ ही आवाज़ें आएंगी।
मोटा मोटी ये बात थी, अगर आप शौकीन हो तो आप ले सकते हो। प्राइसें काफ़ी आपको नॉर्मल मिल जाएंगी। जो ऑन रोड उस टाइम पे आया करती थी उसके हिसाब से आज के टाइम में आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। अगर आपको डलवाना है, मैंने सीएनजी का ऑप्शन आपको दे दिया। अगर आपको वैसे चलाना है तो आप चला ही सकते हो और थोड़े टाइम रख के आप निकाल सकते हो, क्योंकि 15 साल हो गए। आप टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में तो आप आराम से इसको 5 साल की और पासिंग करवा सकते हो, बट हाँ डेली वेली में तो आपको रोक लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंजन रिलायबल है, बट आफ्टर दिस एज आप गाड़ी पे इतना रिलाई नहीं कर सकते कि भाई मैं तो लेके नीचे सीधे 500 किलोमीटर निकल जाऊंगा। तो वो वाली चीज़ें आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। रेस्ट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मेरी तो 90s किड की, जैसे मैंने बताया, ड्रीम कार रही है। मेरी भी एक टाइम पे ड्रीम कार थी। जिन लोगों को नहीं पता, टार्जन इस पे बेस्ड है। टार्जन को ये पता था तेरे को? ये टार्जन का डिजाइन का ऐसा देख के नहीं लगता, बट उसके अंडर द हुड उसमें यही इंजन है। वो तो सारी फर्जी बातें हैं कि उसने वो बीटल को लेके और पता नहीं क्या क्या किया था, बट एक्चुअल में वो 1.8 लीटर यही वाला इंजन था और सिविक को ही मॉडिफाई किया गया था। और मेरी सपनों की गाड़ी, मेरा सपना पूरा किया ड्राइव करने का शिवांश ने। और एक ओनरशिप रिव्यू तो मैं देखो आपको डीपली नहीं दे पाया। हमने थोड़ी बहुत जो बात करी और मेरे इंप्रेशंस जो रहे वो कुछ इस तरह से। अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करें करते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो शिवांश। वेलकम।